बच्चों, हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर कर लिया था। उसमें हमने फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस जो है काफ़ी सारे कर लिए थे। 26 तक आई थिंक कर लिए थे, है ना। 26 के बाद में देखिए 27 सवाल मैं कर रहा हूँ। बहुत आसान सवाल है। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इनिशियली एट रेस्ट इज माउंटेड सो एज टू रोटेट फ्रीली। एक मिनट ज़रा मैं चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ, राइट। सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन द सिलेंडर। हाँ, तो ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर एज इट रोटेट्स बाई एंगल थीटा, एंगल पाई। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है, डू योर सेल्फ फॉर्मूला चार्ट। डू योर सेल्फ, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास एम है, रेडियस आर है। तो बड़ा सिंपल सा मेरे को लग रहा है ये। टो इक्वल टू आर एफ। आर एफ को हम लिख देंगे आई एल्फा, है ना। और आर एफ इक्वल टू आई एल्फा। आई है एम आर स्क्वायर बाई 2, एल्फा आ गया। एल्फा आ गया मेरे को लग रहा है 2f अपॉन 2f अपॉन एम आर। आई थिंक ये एल्फा आ गया, है ना। राइट। अब हमने कहा था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ओमेगा क्या आ जाएगा? 0 है। और एल्फा आपका कितना? अच्छा ये सॉरी अपने को तो एंगल दे रखा है ना इन्होंने, तो हम टाइम का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। चलिए कोई बात नहीं, एंगल का यूज़ कर लो जी, अपने क्या फर्क पड़ता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट प्लस 2 एल्फा थीटा। एक्चुअली पता है उन्होंने टाइम नहीं दे रखा, एंगल दे रखा है, इसलिए जो है ना हम उसका यूज़ नहीं कर सकते टाइम वाले का, हमें एंगल वाले का ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके। तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, इनिशियली रेस्ट पर है बेटा, ट्वाइस एल्फा आपका है 2f अपॉन एम आर, और थीटा इन्होंने पाई दे रखा है। तो आपका ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट 4 पाई एफ अपॉन एम आर। जरा चेक करना, मतलब कुछ भी नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया इस सवाल को करने में, 27 सवाल को करने में, है ना। हमने क्या किया? टॉर्क इक्वल टू आर एफ किया, आर एफ को आई एल्फा लिखा, आई की वैल्यू रखी ईमानदारी से, एल्फा आ गया। और फिर ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा कर दिया। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया जी, वही है ना। चलिए अब हम कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को थोड़ा सा जो है ना समझने की कोशिश करो। ये क्या है? इन्होंने एक डिस्क लगाई है ऐसे, और डिस्क को एक एक्सिस बनाई है उन्होंने पी क्यू, उससे ऐसे घुमा दिया है। घुमा दिया क्या? वो अपने आप घूम जाएगी। तो देखिए सवाल पढ़ रहा हूँ मैं। अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज मास आर, रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम। पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम इज फिक्स्ड एट पॉइंट ए ऑन द एज ऑफ द डिस्क एज शोन इन द फिगर। द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल कोड। कोड के अबाउट बेटा रोटेशन हो रहा है पी क्यू। दैट इज एट डिस्टेंस आर बाई 4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। द लाइन ए सी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, चलिए तो आप देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना, इसका डायग्राम बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले आपकी ये डिस्क है बेटा, डिस्क का सेंटर है। डिस्क के सेंटर से r बाई 4 डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? r बाई 4 डिस्टेंस पर एक इन्होंने वो बनाई है, हॉरिजॉन्टल कोड बनाई है सेंटर से r बाई 4 डिस्टेंस पर। ये एक पी क्यू है इन्होंने कहा है। यहाँ पर एक कैपिटल ए पॉइंट है, इस पर मास कैपिटल एम रख दिया गया है ना। कैपिटल ए पॉइंट मतलब ए पर मास एम रख दिया गया है। अब एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी डिस्क को ऐसे एक एक्सिस बना देवे, ऊपर भारी बांस रख देवे, तो सोचो क्या होगा। जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे ना, तो नीचे आ जाएगी वो तेज स्पीड से। यानी थोड़ी देर बाद में हालात ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद में ऐसे हाल हो जाएंगे। आपको मैं हाल चाल बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वाले। क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा और सेंटर भी नीचे आ जाएगा, यानी ये सेंटर यहां आ जाएगा, और फिर आपका सीन ऐसे हो जाएगा। एक मिनट जरा, मैं थोड़ा सा इसका सेंटर जो है ना यहां कर दिया ना। हाँ, तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरह से सीन बनेगा, ऐसा होगा, है ना। ये ऊपर और ये नीचे।
डायग्राम मेरा हो सकता है ज़्यादा अच्छा ना बने, है ना, तो बेटा अब डायग्राम तो बनाना, देखो आप थोड़ा समझने की कोशिश कर लो बस ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बनाना, है ना। ये सेंटर है आपका, ए यहाँ आ गया, है ना। अब इन्होंने पता है एक क्वेश्चन की लाइन ये भूल गए हैं, आप इस क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ दीजिए, है ना। लास्ट लाइन ये है, फाइंड वी ए एट लोवेस्ट पॉइंट, फाइंड वी ए एट लोवेस्ट पॉइंट मीन्स फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए व्हेन द ए पॉइंट कम्स टू लोवेस्ट, बॉटम पर जावा जाएगा। तो हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है जब ए पॉइंट सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, टोटल इनिशियल एनर्जी लिख रहा हूं बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा मैं, टोटल इनिशियल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी मैं पी क्यू के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ले रहा हूं। तो देखो एक कैपिटल एम पॉइंट है, जी है, उसकी डिस्टेंस है ये r/4 है और ये r है बेटा। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + r/4, 5r/4, है ना। तो 5/4r हो जाएगी, प्लस फिर ये इसका सेंटर जो है वो r/4 डिस्टेंस पर है, r/4। ये टोटल इनिशियल एनर्जी हो गई। मैं जब इसका टोटल करता हूं तो ये आ जाता है 3/2 mgr, ये आ गया, है ना। चलिए अब मैं टोटल फाइनल एनर्जी लिख रहा हूं। एक्चुअली इनिशियल एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी लिखी ही नहीं है ना। अगर आप चाहें कि नहीं सर काइनेटिक एनर्जी भी लिखो, मुझे वेलोसिटी पता करनी है ए पॉइंट की इस जगह पर, तो मैं कर लेता हूँ। देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी भी लिख देता हूँ साथ में, जिससे कि कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। हाँ, ये आपका बेटा ये कैपिटल एम था यहाँ पे, है ना। तो मैं टोटल इनिशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, आप देखो कैपिटल एम जी 5/4r तो लिखूंगा ही लिखूंगा, है ना, प्लस एम जी r/4 भी लिखूंगा ही लिखूंगा। आप ध्यान दीजिए क्या क्या किया है, ये 5r/4 डिस्टेंस है और ये केवल r/4 डिस्टेंस है, यहाँ भी मास है, राइट। हमने दो मास लिए हैं, एक मास यहाँ लिया है और एक मास यहाँ लिया है, और दोनों मासेज की डिस्टेंस जो है ना PQ से मेजर की है, करेक्ट। चलिए प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो ये 0 है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा, बाद में रोटेशन होगा, बाद में रोटेशन होगा, उस रोटेशन के कारण ही उसमें वेलोसिटी आएगी ए में। रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट होगा, PQ एक्सिस के अबाउट। तो देखो मैं टोटल फाइनल एनर्जी लिख रहा हूँ, है ना, यहीं लिख देता हूँ टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी में मैं लिखूंगा mg -5/4r प्लस mg -r/4। ध्यान दो ये पॉइंट यहाँ आ गया है, मास जो m था, और ये पॉइंट यहाँ आ गया है, तो ये पॉइंट आपका r/4 नीचे आ गया है, और ये पॉइंट आपका 5r/4 नीचे आ गया है, समझ रहे हो ना, ऐसा हो रहा है। ओके, प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो ओमेगा स्क्वायर आएगा ही आएगा, I भी आएगा। अब मैं I कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना। देखिए I कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, I इस एक्सिस के अबाउट I कैलकुलेट करूंगा मैं, है ना। अब I कैलकुलेट करूंगा तो देखो मैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। सबसे पहले डिस्क का अपने डायमीटर के अबाउट, डिस्क का अपने डायमीटर के अबाउट mr²/4, डायमीटर के अबाउट, क्योंकि डिस्क का अपना सेंटर जो है ना उसका डायमीटर यहाँ है। मैं देखो डिस्क का डायमीटर बना रहा हूँ, डिस्क का डायमीटर ये है जी। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं चाहिए, वी वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट PQ एक्सिस, है ना। तो mr²/4 तो इस एक्सिस के अबाउट है, तो अब PQ के अबाउट कितना आएगा, प्लस md², m r/4 का होल स्क्वायर, ये तो बेटा डिस्क का आ गया, प्लस वो जो पार्टिकल है ना यहाँ पे स्मॉल, ये कैपिटल M, ये पार्टिकल जो है इसका भी आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैपिटल M इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है इसकी 5/4r का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेट करिए I क्या पूरा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मेरा कंसर्न जो है ना, कंसर्न बड़ा सिंपल से है, आई वांट टू इक्वेट द टोटल इनिशियल एनर्जी विद टोटल फाइनल एनर्जी। तो देखो मैं टोटल इनिशियल एनर्जी को टोटल फाइनल एनर्जी के इक्वेट कर रहा हूँ, आप चेक करो। टोटल इनिशियल एनर्जी है 3/2 mgr, आप चेक करो, टोटल ऐड कर दो दोनों को, तो 3/2 mgr आ जाएगा, है ना, इनिशियल वाला।
टोटल फाइनल वाला चेक करिए आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, -3/2 mgr आ जाएगा, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा बेटा। आई की वैल्यू अभी रख देंगे हम थोड़ी देर बाद में, ठीक है। आई की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करो, दिस इज आई, दिस इज आई, सो प्लीज कैलकुलेट आई। 4 चौक 16, 4 चौक 16, देखो ये 25/16 आएगा ये वाला, है ना, 25/16, और ये 1/16 आएगा, ये 1/4 आएगा। अगर 16 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 25 और 1 26 और 1 30, 4 30 आ जाएगा, है ना। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कि इसको आप इधर ले आओ, ये 30 mgr आएगा बेटा, बराबर हाफ। आई की वैल्यू रखिए आप ईमानदारी से, आई की वैल्यू आप ईमानदारी से रखिए। क्या हो गया ये, घूम तार फंस गया, उड़ी बाबा रे। चलिए जी, हाँ, आई बताना। आई है आपका 30 mr²/16, ये आई है, और ये ओमेगा स्क्वायर है बेटा, राइट। अब जरा कैलकुलेट करो। अरे वो तो 3/2 है भाई, वहाँ तो 3/2 है ना, 3/2 है वहाँ तो। चलिए, अब 3/2 है, अब इस 2 से 2 को काटो एक बार, और 3 से इसको काट दो तो ये 10 आ जाएगा, है ना। m से एक m की नमस्ते करो, r से एक r की भी नमस्ते करा दो। अब आप लोग जरा चेक करो, मुझे लगता है ये 5 है और ये 8 है, आप चेक करो, प्लीज चेक करो। ओमेगा आ जाएगा आपका 8g/5r, ये आएगा जी। देखो कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये 3/2 mgr थोड़ी हो गया, 3 हुआ ना ये तो भाई, ये 3/2, ये 3/2, 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, यहाँ पे 2 क्यों रखेंगे? हाँ, ये तो गलत बात है, 3 mgr ही आएगा, ये तो 3 mgr ही आएगा। तो यानी कि हमने गड़बड़ कर दी, ये 1 2 जिंदा बचेगा, है ना। हाँ, 1 2 ये वाला जिंदा बचेगा, 2, इस 2 को जिंदा बताओ जी, तो यहाँ 8 नहीं 16 आएगा यहाँ पे, है ना। हाँ, यहाँ 16 आएगा, ये आपका ओमेगा आ गया, राइट। जब आपके पास ये ओमेगा आ चुका है ना, तो अब आप इसका v निकालो, v बराबर होता है ओमेगा r, तो ओमेगा आपका है √16g/5 कैपिटल R। अब आपकी डिस्टेंस कितनी है पार्टिकल की? पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए बेटा लोवेस्ट पॉइंट पर, पार्टिकल की डिस्टेंस है 5/4r। आप जरा इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो पूरा, तो देखो ये अंदर जाकर के होगा 16g/5r, एंड ये आ जाएगा 25r/16, r²/16। एक r से एक r कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, मेरे को लग रहा है ये, है ना, g जिंदा बचेगा एक वहाँ पे, है ना, तो मेरे को लग रहा है ये 5gr आ जाएगा, है ना, 5gr। देखिए स्टेप्स चेक करो आप, स्टेप्स चेक करना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी नहीं किया है क्वेश्चन के अंदर, केवल एक सिंपल सा काम किया है, टोटल इनिशियल एनर्जी निकाली है, टोटल फाइनल एनर्जी निकाली है और इक्वेट कर दिया है। एक छोटा सावधानी वाला काम किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। हाँ, ये बड़ा पंगे का काम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, हमें डिस्क के डायमीटर के अबाउट तो पता है mr²/4 होता है, डिस्क के डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है। हमने mr/4 का स्क्वायर ऐड करना है, क्योंकि डिस्टेंस वो है। ये जो पार्टिकल जो लगाया है ना उन्होंने, ए पार्टिकल, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ऐसा आपको हमने दिखाया, पढ़ाया था। बस अब यहां से आपको बस छोटा सा काम करना था, खाली ये सब चीजें लिखनी थी, है ना। तो इस 3/2 को उधर ले जाते थे तो 3 mgr हो जाता था, है ना, 3 mgr हो जाता था। अब हाफ आपका है जिंदा यहाँ पे। आई आपका कितना आ गया था? आई आपका आ गया था 30 mr²/16, ये आपका आई आ गया था, और यहाँ पर आ गया था ओमेगा स्क्वायर, है ना। फिर 3 से हमने इस 30 को काटा था तो 10 बार कट गया था, 10 बार कट गया था। फिर इसको भी हमने कर दिया था तो ये 5 आ गया था, है ना, ये 5 आ गया था। कुल मिला के ओमेगा जो हमारा आया था ना, m से m भी उड़ाया था हमने, m से m भी उड़ाया था। अच्छा, r भी था क्या यहाँ पे? r भी था, तो एक r से एक r भी उड़ाया था। कुल मिला के ओमेगा आपका आ गया था 16g/5r, ये आपका ओमेगा आया था, ठीक है।
फिर हमने v निकालने, हाँ 16g/5 आ रहा था, फिर v निकालने के लिए हमने ओमेगा r को मल्टीप्लाई किया था और जो हमारा r था वो था 5/4r। ये बात, असली बात यही है। एक तो मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे, कहाँ पे, वो वाली आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट था इस सवाल में, बस यही इंपॉर्टेंट था, बाकी तो आप कर ही लेते हो। फिर टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी में वो लाइन से कितना ऊपर था पॉइंट, सेंटर ऑफ डिस्क भी ऊपर था, पॉइंट भी ऊपर था। बाद में सेंटर ऑफ डिस्क भी नीचे आया, पॉइंट भी नीचे आया, दोनों नीचे आए, ध्यान रखना आप। इसलिए बाद वाले को मैंने माइनस लिखा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी में टोटल फाइनल एनर्जी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा है उसको, राइट, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 29 क्वेश्चन को। आप देखिए क्या कह रहे हैं ये 29 क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है जी, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, ओके। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इफ म्यू इक्वल टू μ0/4, ओके। अच्छा, ऊपर वाले का चौथा ही है, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो मैं बताता हूँ आपको, मतलब इसमें पता है क्या किया इन्होंने प्योर रोलिंग हमारी पूछ ली, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मोशन क्रिएट की है जिसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन का चौथा ही फ्रिक्शन है, इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं होगी उस केस में कुछ स्लिपिंग मोशन, रबिंग मोशन होगी, तो नुकसान होगा, तो फ्रिक्शन लॉस होगा। उस फ्रिक्शन लॉस को भी उन्होंने कैलकुलेट करवाया है। देखिए वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व कर रहा हूँ और 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, थीटा है, यहाँ पे आपने कोई राउंड बॉडी रख दी, बॉडी का नाम दिया है क्या, हाँ बॉडी का नाम दे रखा है साहब, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर बॉडी का नाम दे रखा है, इसलिए कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे ही आप किसी को रखते हो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे mg sin थीटा एक्ट करता है। देखो mg धरती माता का फोर्स होता है जो एक्ट करता है इधर, है ना, mg sin थीटा इधर एक्ट करता है और इस mg का एक कंपोनेंट इधर आता है जो कि mg cos थीटा होता है, करेक्ट। यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है किसी को भी। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे ही आपने बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस अप किया है, तो as soon as you place the body on inclined plane, this mg sin theta starts acting, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स एक स्टार्ट हो जाता है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है Fr, राइट। होता क्या है कुल मिला के होता यह है कि mg sin थीटा नीचे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ये बराबर आ जाता है ma। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, टॉर्क बराबर आता है R/Fr और उसको कह देते हैं I अल्फा, I को कहते हैं 2/5 mr²। बेटा ध्यान देना आप थोड़ा सा, mr² में अभी स्मॉल m ही लिख लो, है ना, क्योंकि आपने एक बार स्मॉल m लिख दिया तो हमेशा स्मॉल m ही लिखो, फिर 2/5 mr², है ना, ओके। और अल्फा तो R से R चला गया, तो आप देखिए Fr बराबर क्या आ गया, Fr बराबर आ गया है 2/5 mr अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब अगर प्योर रोलिंग होती है, जैसा कि इन्होंने कहा है प्योर रोलिंग हो रही है ना, विदाउट स्लिपिंग, फर्स्ट तो इन्होंने विदाउट स्लिपिंग बोला है, बाद में फिर इन्होंने फ्रिक्शन को कम किया है, वो एक नेक्स्ट स्टेज है। तो अभी तो अपन प्योर रोलिंग की बात करें, तो अभी प्योर रोलिंग की बात है, तो A बराबर अल्फा R, इट इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग नो स्लिपिंग, प्योर रोलिंग का नाम ही नो स्लिपिंग है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे 2/5 ma आ गया। अब आप जरा mg sin थीटा को लिखना वहाँ पे, mg sin थीटा इक्वल टू, सॉरी माइनस Fr है ना, तो 2/5 ma लिखो प्लस बराबर ma लिखो। अच्छा इन्होंने पूछा क्या था, Fr पूछा था क्या, अरे Fr पूछा है तो फिर हम क्यों मतलब हम ma की वैल्यू लिखें ना फिर तो हम, हाँ सही बात है, Fr पूछा है साहब इन्होंने, तो हम a को रिप्लेस ना करें, हम ma की वैल्यू लिखें, मतलब Fr को रिप्लेस ना करें, a की वैल्यू रखें बाकायदा। कुछ नहीं, मैं इधर से लिख देता हूँ, ये देखो ये लिख दिया, ma बराबर 5/2 Fr, बस पलटी खिला दिया जी, और कोई खास दमदार बात नहीं करी है।
अब देखो आप एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम ए को आप 5/2 एफ आर लिखो। एक्चुअल में हमें जो चीज़ चाहिए ना उसको हम एलिमिनेट नहीं करते, उसको जिंदा रखते हैं, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करते हैं। तो एम ए आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एफ आर आपके पास में आ जाएगा जब आप एफ आर को उधर ले जाएंगे तो मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, एफ आर को उधर ले जाएंगे 5/2 + 1 यानी कि 7/2 आ जाएगा, तो 2/7 आ जाएगा एम जी साइन थीटा। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए प्लीज़, है ना। हाँ, मतलब मेरे को कैलकुलेट, आप मेरी कैलकुलेशन पे ज़्यादा भरोसा मत किया करो, आपको चेक करना चाहिए। मैं मस्त रहता हूँ एकदम, बिल्कुल बिंदास मस्त आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही लापरवाही भरा काम करता हूँ। कंसेप्ट में तो बड़ा वो रहता हूँ, ध्यान रखता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा लापरवाह रहता हूँ, है ना। चलिए, ये आपको आ गया 2/7 mg sin थीटा। अब आपको इन्होंने पूछा है मिनिमम फ्रिक्शन। भाई मिनिमम आपको कोएफिशिएंट चाहिए ना, इसी को कह दो, क्योंकि ये वो फ्रिक्शन है जो मस्ट है। अगर ये फ्रिक्शन अवेलेबल है तो प्योर रोलिंग होगी, इससे ज़्यादा है तो भी प्योर रोलिंग होगी। ज़्यादा फ्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना सेल्फ एडजस्टेबल होता है, यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना लग जाता है, ज़्यादा नहीं लगता। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो जितना ज़रूरत है उतना लग जाता है, तो इतना ज़रूरत है हमारे को तो लग गया। अब आप इसको है ना म्यू इंटू एन बोल दो, म्यू इंटू एन बोल दो। एन जो है ना वो आपका एम जी कॉस थीटा है, ये ध्यान रखना, एन आपका हमेशा एम जी कॉस थीटा है। तो मैं म्यू निकाल रहा हूँ जी, म्यू नॉट एन बोलो इसको, क्योंकि इन्होंने म्यू नॉट ही बोला है। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 2/7 mg साइन थीटा बराबर म्यू नॉट एन को लिखो mg कॉस थीटा, बस mg से mg उड़ा दो जी। देखना म्यू नॉट बराबर आ रहा है 2/7 बस 2/7 tan थीटा, सॉरी 2/7 tan थीटा, ये आपका म्यू नॉट आ गया। ये मिनिमम रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। इतना अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग होगी, और अगर इससे कम है तो नहीं होगी, इससे ज़्यादा है तो होगी। ध्यान दीजिए, इतना फ्रिक्शन है तो प्योर रोलिंग होगी, इससे ज़्यादा है तो भी प्योर रोलिंग होगी। क्यों? ज़्यादा फ्रिक्शन होने में क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी वैल्यू अटेन करता है जितनी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा अटेन नहीं करता है, तो इसलिए इतना हो जाएगा। अब अगर इससे कम हो ज़रूरत तो इससे कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। थर्ड वाला जो केस है वो यही है, वो इससे कम कर रहे हैं, थर्ड वाले केस में इससे कम कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रा चेक करिए। थर्ड वाले केस में इसका मतलब यह है कि प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का केस थ्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ऐसी मिक्सिंग हो रही है मोशन की कि जिसमें स्लीपिंग भी होगी और रोलिंग भी होगी, दोनों होगी, यानी कि प्योर रोलिंग नहीं है। तो अब देखिए मैं बताऊं, इसमें स्लीपिंग इज मस्ट, है ना, एज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 गिवन म्यू नॉट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्योर रोलिंग के लिए। सो स्लीपिंग विल बी देयर, स्लीपिंग विल बी देयर। अब देखिए स्लीपिंग होगी ना जहां पर, वहां हम v इक्वल टू ओमेगा आर या a इक्वल टू एल्फा आर नहीं लिख पाएंगे। हाँ, क्योंकि यहां पे प्योर रोलिंग नहीं है ना। इफ प्योर रोलिंग इज नॉट, इफ प्योर रोलिंग इज एब्सेंट, है ना, देन वी कैन नॉट राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। v इक्वल टू ओमेगा आर आप नहीं लिख पाएंगे, आप a इक्वल टू एल्फा आर भी नहीं लिख सकते, ये दोनों नहीं लिख सकते आप, अगर प्योर रोलिंग एब्सेंट है तो। ये केवल प्योर रोलिंग में ही लिख सकते हो आप। तो अब चलिए यहाँ पे अब मामला बड़ा इंपॉर्टेंट हो चला है ना। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, प्योर रोलिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए और एल्फा आर नहीं लिखेंगे, और क्या करेंगे, हम केवल अकेला ए और अकेला एल्फा अलग अलग बात करेंगे। ठीक, तो मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि
एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर इट इज इक्वल टू एम ए। ये पहला वाला केस हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लेगा, एम ए आपका था। ये इक्वेशन वहीं से उठाइए, बिल्कुल अलग इक्वेशन है, एकदम मतलब इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तो हमने इंडिपेंडेंट वैल्यू वहाँ से उठा ली है, राइट। चलिए जी, अब मैं एफ आर की वैल्यू लिखूंगा ना, वहाँ आप सावधान हो जाओ कि मैं देखो क्या लिखने जा रहा हूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर को लिखूंगा मैं म्यू एम जी कॉस थीटा, ये बात बराबर एम ए, म्यू एम जी कॉस थीटा लिख दिया, ये एफ आर है। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं लिख दूंगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू को लिखो म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट अपॉन 4 एम जी कॉस थीटा। ए से ए हटाओ जी, ठीक है जी, जी कॉमन ले लो आप, जी कॉमन ले लो। और अब आप एक काम करो, जी तो आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, साइन थीटा रहने दिया। अब ये म्यू नॉट की वैल्यू लिखो जी, साइन थीटा रहने दिया ना, आप माइनस 1/4 अलग निकाल दो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट की वैल्यू थी आपकी कितनी, 2/7, 2/7 टेन थीटा। आप कहोगे कि याद है आपको, आपको याद रहना चाहिए ना, जैसे मेरे को याद है कि अभी भी देखा था, ये रखा 2/7 ये देखो 2/7 टेन थीटा, ये हमने कैलकुलेट किया था जी, कैलकुलेट किया था। वो उसका आंसर है, क्यों, कौन से क्वेश्चन का, 2 पार्ट का आंसर है, दैट इज पार्ट 2 आंसर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ए आ गया आपके पास, तो मेरे को लग रहा है ये जी साइन थीटा आ गया, और ये लग रहा है माइनस कितना आ गया जी, 1/14 आ गया, और ये टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा, अरे वाह, तो ये तो बात बड़ी आसान हो गई, जी साइन थीटा। देखिए आप जब सवाल को करते चले जाते हैं ना, कई बार सवाल बड़ा आसान हो जाता है, करते करते आसान हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। अभी देखिए कितना आसान हो गया, ये 13/14 जी साइन थीटा बराबर ए आ गया। ये बेटा देखो एक ही टर्म आ गई, केवल एक ही टर्म आ गई। अब मैं अल्फा निकालूंगा, बिल्कुल अल्फा निकाल रहा हूँ मैं, आप देखना जरा। तो आई एम फाइंडिंग अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ आर बराबर आई अल्फा, है ना। अब मैं क्योंकि ए बराबर अल्फा आर नहीं लिख सकता, ए बराबर अल्फा आर नहीं लिख सकते, इसलिए मैं दोनों को अलग अलग निकाल रहा हूँ, दोनों को अलग अलग निकाल रहा हूँ। अब देखो टॉर्क इक्वल टू आर एफ आर बराबर जो है ये आपकी बार में ये है साहब म्यू नॉट बाई 4, ये ध्यान रखना, म्यू नॉट बाई 4 है, ये देखो। और एन को लिख दो आप क्या, एन को लिख दो आप एम जी कॉस थीटा, है ना, एम जी कॉस थीटा। आई को लिख दो आप 2/5 एम आर स्क्वायर, एल्फा आपका अल्फा आ गया। तो प्लीज चेक करिए ध्यान से, ये है आर इंटू 1/4, r/4 रहने दो, है ना। म्यू नॉट की वैल्यू वही 2/7 टेन थीटा लिख दो, 2/7 टेन थीटा। एम जी रहने दो, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखो, और 2/5 एम आर स्क्वायर को एम आर स्क्वायर रहने दो, और अल्फा को अल्फा रहने दो, एम से एम उड़ा दो, ठीक है जी। चलिए अब जरा कैलकुलेट करना, आर एक जिंदा है क्या यहाँ पे, हाँ आर एक जिंदा है, यहाँ पे खत्म करो। ओके 2 से 2 भी गया क्या, है भाई, ये 1/4 था, ये 2 ये साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, हाँ टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब मुझे लगता है ये 5 आ जाएगा ऊपर, और ये 2 से 2 चला जाएगा इधर, है ना। तो मुझे लग रहा है अल्फा बराबर आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, 5/28 साइन थीटा, ये अल्फा बराबर, और अपॉन आर भी आएगा, है ना, अपॉन आर भी आएगा, ये आएगा चीज, जी भी आएगा ना यहाँ पे, जी भी तो होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होगा। ये आपका अल्फा आ गया है। अब देखो ये अल्फा और ए को आप ध्यान से देखो, अल्फा और ए को ध्यान से देखो, मन लगा के देखो, तो मन लगा के देखोगे ना आप, तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि ए बराबर अल्फा आर नहीं है, ए बराबर अल्फा आर नहीं है, नहीं है, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, राइट। ओके अब ये कह रहे हैं x डिस्टेंस चलने पर फ्रिक्शन का वर्क। फ्रिक्शन देखिए कब कब नुकसान करता है, कब कब फायदा करता है, वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। फायदा भी करता है जी, हमेशा नुकसान ही नहीं करता फ्रिक्शन, कभी कभी फ्रिक्शन फायदा भी करता है, बेनिफिट भी देता है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे,
आप अपने फंडामेंटल डायग्राम पर आ जाइए। कहाँ है डायग्राम? ये देखो आप अगर इस डायग्राम में यहाँ देखेंगे कि बॉडी को हमने रखा था, रखने पर ये फोर्स इधर लगने गया mg sin थीटा। देखो ये mg sin थीटा जो फोर्स है ना, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स के कारण तो कभी लॉस होता ही नहीं है। ये फ्रिक्शन फोर्स है। सो दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अगेंस्ट द डाउनवर्ड मोशन, दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अगेंस्ट द डाउनवर्ड मोशन, करेक्ट? ओके, बट एक चीज और होती है, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड मोशन के तो अगेंस्ट है, ये ए जो है ना, ए, ये अगेंस्ट द डाउनवर्ड मोशन है फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ओके, अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये टॉर्क भी पैदा करता है बेटा, आप टॉर्क मत भूल जाना, और वो टॉर्क इस ओमेगा को बढ़ाता है। अब ये ओमेगा जब बढ़ता है तो फायदा ही होता है हमारे को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो मोशन होंगी, एक तो होगी ट्रांसलेशनल मोशन और एक होगी रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के कारण फ्रिक्शन का वर्क नुकसान होगा, रोटेशनल मोशन के कारण प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम दोनों निकालेंगे, फ्रिक्शनल प्रॉफिट एंड फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल प्रॉफिट किस में होगा? रोटेट कराने में। फ्रिक्शन रोटेट करा रहा है, इसको देखो आप, ऐसे टर्न कराएगा तो हमारे को फायदा होगा, रोलिंग का मौका मिल गया, है ना। जितना टर्निंग में बेनिफिट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, और जितना ट्रांसलेशन में लॉस होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों कैलकुलेट कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे पास ए और अल्फा दोनों हैं। एक बात ध्यान दीजिए, ये ए और अल्फा पहले वाले ए और अल्फा से एकदम अलग होंगे, एकदम अलग होंगे, एकदम अलग। मेरे पास में ए यहाँ पर रखा हुआ है और अल्फा यहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि दो मोशन होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें हमेशा ऐसा होता है कि ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, सॉरी ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ट्रांसलेशनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दो, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, है ना। ध्यान दो, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह के होंगे, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर x कह देता हूं, और इन्होंने x बोला है, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट को x बोल रखा है इन्होंने, है ना। तो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट इज x, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। बेटा ये ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अपॉन एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है, रेशियो में ए और अल्फा के बराबर होता है, रेशियो में। हाँ जी, ये दोनों हमेशा रेशियो में बराबर आएंगे। जितना तेज चलेगा उतना ही x होगा, जितना तेज चलेगा उतना ही थीटा होगा, जितना तेज चलेगा, अगर ये स्लो चलेगा तो स्लो होगा थीटा, ज़्यादा चलेगा तो ज़्यादा होगा। अब हमारे पास a और अल्फा की वैल्यू अवेलेबल है, तो x अपॉन थीटा ये हमेशा होगा, हमेशा इस दुनिया की रीत है, होगी, है ना। तो मैं x अपॉन थीटा बराबर ये लिख देता हूँ। अच्छा एक बात, ये बराबर 1 आएगा, सॉरी मतलब वो जो है ना, इनकी जब वैल्यू जाएंगी तो अब जैसे आप आर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर कर दे, मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, प्योर रोलिंग का केस, अगर प्योर रोलिंग है तो पता है क्या होगा, x अपॉन थीटा आर, ये बराबर होगा v अपॉन ओमेगा आर, ये बराबर होगा a अपॉन एल्फा आर, और ये बराबर होगा 1। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप नोट करके लिख लीजिए, है ना। हाँ, प्योर रोलिंग के केस में होगा बेटा ऐसा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो प्योर रोलिंग का केस जो लिया है ना मैंने, उसमें मैंने इसको लास्ट में 1 लिख दिया, तो इसको आप साइड में नोट करो। x इज ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, r से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बराबर 1 कर दिया है बाद में, इट इज इक्वल टू 1, ये कह दिया गया है ना। तो दिस इज 1 एक्चुअली,
ओके, बट 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 यहाँ 1 नहीं हो सकता। क्यों? प्योर नहीं है जी, 1 कैसे हो जाएगा? हाँ, मजाक थोड़ी है। तो देखो, अब हम x तो इन्होंने दे रखा है ईमानदारी से, तो x तो इन्होंने गिवन है, थीटा का पता नहीं है साहब, थीटा का पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थीटा पता लगा लेते हैं अभी। a अपॉन एल्फा लिखेंगे हम, a अपॉन एल्फा लिखेंगे। जरा a की वैल्यू बताना भैया कितना था। a ये बैठा यहाँ पे, हाँ 13 अपॉन 14 g साइन थीटा था, करेक्ट। ये आपका a था। एल्फा कहाँ है? 5g साइन थीटा अपॉन 28r। चलिए जी, 5g साइन थीटा अपॉन 28r, जरा चेक करिए तो आपके पास में x अपॉन थीटा की वैल्यू आएगी। जी साइन थीटा से जी साइन थीटा काटो 14 से 28 को काटने पर 2 बार कटता है शायद, है ना? तो मुझे लगता है ये 26, अच्छा r ऊपर जाएगा, है ना? हाँ, 26r अपॉन 5 आएगा बेटा, ये x अपॉन थीटा, इट इज x अपॉन थीटा। बेटा x तो हमें पता है, x तो हमें पता है, गेट दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। थीटा हमें पता नहीं है, तो सच्ची बात यह है कि थीटा हमको पता लग चुका है। थीटा बताओ जी कितना आएगा? थीटा आप उधर ले जाओ, तो ये 5x अपॉन 26r, ये आपका थीटा आएगा। थीटा के कारण फ्रिक्शनल प्रॉफिट होगा और x के कारण फ्रिक्शन लॉस होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। x के कारण फ्रिक्शन लॉस, x के कारण फ्रिक्शन लॉस मैं बता चुका हूं। ये कि ये फ्रिक्शन जो है ये आगे बढ़ने से रोकता है और ये इसको घुमाता है, तो उसमें हमें फायदा होता है। तो हम दोनों निकालेंगे, ठीक है? तो देखो, मैं फ्रिक्शन लॉस भी निकाल रहा हूं, फ्रिक्शनल प्रॉफिट भी निकालूंगा, दोनों निकालूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं फ्रिक्शनल लॉस निकाल रहा हूं। फ्रिक्शनल लॉस बड़ा सिंपल सा होता है, एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट, बस खत्म। फ्रिक्शनल लॉस इतना ही होता है। एफ आर निकाल लो आप, कितना है? एफ आर होता है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स, हमेशा ही ऐसा होता है, म्यू एन। अब म्यू की वैल्यू आपको लिखनी है या नहीं लिखनी? एक मिनट जरा, आंसर क्या दे रखा है? अच्छा, आंसर में ये म्यू जिंदा चाहते हैं, आंसर में ये म्यू जिंदा चाहते हैं, तो मत रखो वैल्यू, है ना? हाँ, अगर आपने ये म्यू की वैल्यू रख दी ना, यहाँ से ध्यान दो, जैसे ये म्यू है, आप यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू रख दोगे तो फिर आपके आंसर में म्यू नहीं आएगा फिर, है ना? म्यू कितना दे रखा था आपको? म्यू नॉट बाई 4 दे रखा था, फिर म्यू नॉट की वैल्यू रख दोगे तो आपका बड़ा पंगा हो जाएगा भैया, फिर आंसर में म्यू नहीं आएगा, बस ये अंतर पड़ जाएगा आपके, और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, म्यू नॉट एम जी कॉस थीटा आएगा, फिर वो आपने म्यू नॉट को हटा दिया तो यहाँ तो बड़ा पंगा हो गया था, है ना? तो ऐसे मत करो, आप जो आंसर में चाहते हैं वो आंसर दीजिए, है ना? तो ये फ्रिक्शनल लॉस आ गया ये। चलिए, नंबर 2, फ्रिक्शनल गेन, फ्रिक्शनल एनर्जी गेन। गेन बेटा रोटेशन में आ रहा है ना? रोटेशन में आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम टॉर्क थीटा, वर्क। देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रिक्शनल लॉस हुआ, फ्रिक्शनल वर्क हुआ, दैट इज फ्रिक्शनल वर्क विच इज एनर्जी लॉस। यहां पर फ्रिक्शनल गेन आएगा, प्रॉफिट होगा, टॉर्क थीटा। टॉर्क क्या होगा? टॉर्क कुछ नहीं, आर एफ आर। थीटा की वैल्यू बता दो आप। थीटा की वैल्यू है आपकी 5/26, 5x/26 आर, राइट। चलिए कैलकुलेट करो जी। एक लॉस है और एक प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना। आप आर से आर हटाइए, चलो इसको म्यू एम जी लिख दो फिर, है ना? हाँ, म्यू एम जी कॉस थीटा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 5/26 म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स आ गया, करेक्ट। ये आपका फ्रिक्शन गेन आ गया। तो देखो जी, प्रॉफिट, टोटल लॉस कितना आएगा? नेट लॉस, नेट लॉस निकालो, नेट लॉस, नेट फ्रिक्शनल लॉस, नेट लॉस निकालेंगे ना आप, तो पता है क्या आएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 5/26 म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। जरा कैलकुलेट करो आप जल्दी से। तो ये आपका आ जाएगा 21/26, 21/26।
न्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। ये बेटा लॉस आया है ना, फ्रिक्शनल लॉस आया है। लॉस को जो है ना जनरली माइनस साइन लगा के लिखते हैं, देखना, हाँ माइनस साइन लगा के लिख रखा है इन्होंने, वही आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। यानी कि ये बात बड़ी सिंपल सी है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा हूं मैं। 29 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप। A cylinder of mass 5 kg and radius 10 cm is moving on a horizontal surface with speed 5 and angular speed this, find the angular momentum। अरे ये सवाल तो हमने आपको बहुत करवा दिए। देखिए मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना बताया था कि अगर कोई इधर v स्पीड से जा रहा है और इधर ओमेगा स्पीड से जा रहा है तो आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना आता है। और पता है क्या करते थे आप लोग इस पॉइंट या अबाउट निकालते थे, बॉटम पॉइंट या अबाउट अगर निकालना पड़ता था तो आपने एक किया था ऐसे, हमने एक बार बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था एम वी आर प्लस आई ओमेगा, है ना। तो बस यही करना है इसमें, एम वी आर प्लस आई ओमेगा। तो चलो एम निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या मास है, मास है 5 किलोग्राम। वेलोसिटी क्या है जी, वेलोसिटी है 5। आर कितनी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, शायद 0.1 लिख दो, प्लस आई। बॉडी क्या है, सिलेंडर है जी, तो 5 इंटू आर स्क्वायर, आर 0.1 है बेटा, स्क्वायर करो अपॉन 2 क्योंकि सिलेंडर है। ओमेगा बताओ, ओमेगा इन्होंने दे रखा है 10। बस यही आंसर है, यही आपका आंसर है, चेक करिए। तो ये आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा अच्छा 0.25 तो 2.75 आ जाएगा आपका आंसर। चेक करिए, जूल सेकंड में आंसर आएगा क्योंकि टॉर्क उसकी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट जूल सेकंड होती है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद देखिए आप 31 क्वेश्चन देखो, है ना। तो प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन जो है, a rod of mass 2 kilogram of and length 1 meter is pivoted at one end and kept on the smooth surface. A particle of mass 500 gram strikes to the other end of the rod and sticks to it. अच्छा स्टिक भी हो गया, अच्छा जी। If the particle was moving with the speed this, what will be the angular speed? अच्छा स्टिक हो गया साहब। अब ध्यान रखना आप क्या क्या हुआ है। देखो एक तो रॉड है, रॉड का इन्होंने मास दे रखा है 2 किलोग्राम और हिंज यहाँ कर रखा है इसको, है ना, करेक्ट। यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है केवल आधा किलोग्राम का, 0.5 किलोग्राम का। 500 ग्राम है तो 5 किलोग्राम लिख दिया मैंने इसको, है ना। हाँ 500 ग्राम को 5 किलोग्राम लिख दिया। ये आकर के इससे चिपक जाता है, डिशों पर चिपक गया, ठीक है जी। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम करेंगे हम, ध्यान रखना पॉइंट ए के अबाउट, क्योंकि वहीं से रोटेशन हो रहा है, जिसके अबाउट रोटेशन होगा उसके अबाउट करेंगे हम। तो देखिए आपका जो है ये मैं एम कर रहा हूँ, एम वी आर सबसे पहला और बाद में आई ओमेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले एम लिख रहा हूँ 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है जी इसकी, वेलोसिटी 10 है। डिस्टेंस कितनी है इसकी, कहाँ आकर के टकराया, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से 1 मीटर दूर आके टकराया। 1 मीटर लंबाई है ना इसकी, रॉड की लंबाई 1 मीटर है, करेक्ट। 1 मीटर रॉड की लंबाई, एम वी आर 1 मीटर है, 1 मीटर है, करेक्ट। चलिए अब आई बताओ, आई मैं बता रहा हूँ, आई है ml²/3। ये तो रॉड का मास है ना, मतलब रॉड को आप कैपिटल एम लिख दो बोले चाहो तो, है ना। तो ये आई ओमेगा था, तो हम एक काम कर रहे हैं बेटा, ये आई ओमेगा है बेटा। आई को मैं लिख रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैपिटल एम L²/3 प्लस एम R² पार्टिकल का, पार्टिकल ऐड हो गया ना, उसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो आप देखिए इसको 5 लिख दो, आप इसको 5 लिख दो। कैपिटल एम को आप कैपिटल एम लिखो 2/3, एल आपका 1 है,
कैपिटल एम आपका 2 था, स्मॉल एम आपका 5 है, 0.5 सॉरी, और एल आपका 1 है, ओमेगा आपका, बस यही आपका आंसर है। चेक करिए, प्लीज चेक योर आंसर। 5 इक्वल टू, ये 2/5 है, 2, हाँ 2/3 है, सॉरी 2/3। आप चेक कर लीजिए कैलकुलेशंस प्लीज। 1/2, दो आई ट्राई माई बेस्ट बट फिर भी ना, ओमेगा चाहिए जी, ओमेगा चाहिए। देखो 5 आ गया ये, आप इसमें 6 एलसीएम लो तो यहाँ पर 4 आएगा और वहाँ पर 3 आएगा, 7 आएगा यहाँ पे, है ना। ओमेगा आया है ना ये तो, हाँ ओमेगा आएगा, सही बात है, ओमेगा आएगा। 30/7 देखना, 30/7 दे रखा है क्या, 30/7 रेडियन पर सेकंड, यस। तो उसमें कुछ नहीं किया हमने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किया, है ना, कि आया टकराया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना, ये वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्मूला चार्ट। तो आप 32 क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ रहा हूं और इसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। सवाल जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप बिना सवाल पढ़े समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप धूल में लठ लगा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सवाल को पढ़ो पहले 3 बार, उसके बाद करिए सॉल्व। स्मॉल मास m ट्रेवलिंग विथ स्पीड v0, ठीक है जी, ऑन ए स्मूथ सरफेस मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन with a rod AB of mass capital M and L kept on the same horizontal surface as shown in the figure, right? The collision takes place at one of the ends of the rod and immediately after the collision particle comes to rest. अच्छा, particle comes to rest, अच्छा इलास्टिक कोलिजन भी है क्या? इलास्टिक कोलिजन है तो देखिए 3-4 बातें बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं इसमें। सबसे पहली बात इलास्टिक कोलिजन है, ये बात है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल आके टकरा रहा है ना, वो टकराने के बाद रेस्ट पर आ जाता है, ये बात है, ओके। इलास्टिक कोलिजन है तो भैया एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। देखिए मैं सबसे पहले आपको हैपनिंग समझाता हूँ कि हो क्या रहा है, घटना क्या घटित हो रही है। मैं घटना समझा रहा हूँ आपको कि सच में क्या हो रहा है। ये बेटा एक रॉड है, देखो एक बार मैं वापस से बना रहा हूं। अरे क्या बात है भाई, टेढ़ा क्यों हो रहा है? ये एक रॉड है बेटा, है ना, रॉड है, करेक्ट। और ये रॉड देखिए आप जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, देख लिया ना। अब देखिए होता क्या है कि ये पार्टिकल यहां से आया है और आ करके इस पार्टिकल ने यहां डिशूं कर दिया, डिशूं डिशूं कर दिया, डिशूं टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद ये पार्टिकल रुक जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि पार्टिकल रुक गया, रॉड चल दी, रॉड चल दी। देखिए रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना। आपको मैं बताऊं कि ये रॉड आगे बढ़ती है, कैसे क्या क्या होता है वो देखो। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि ये पार्टिकल का मास स्मॉल m है, रॉड का मास कैपिटल M है क्या? रॉड का मास कैपिटल M है ना, रॉड कैपिटल M है बेटा, पार्टिकल स्मॉल m है, रॉड कैपिटल M है। ये v0 स्पीड से आकर के इसे डिशूम करता है, डिशूम करता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना, कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है, इलास्टिक कोलिजन है, सब कुछ अप्लाई, मतलब इसमें सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो मैं सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर देता हूँ, है ना। देखिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये लीनियर मोमेंटम का जो एप्लीकेशन होता है ना, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास के लिए होता है। लीनियर मोमेंटम का एप्लीकेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के लिए होता है, करेक्ट, हमेशा हमेशा। चलिए तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इनिशियल लीनियर मोमेंटम को लिख दे रहा हूँ स्मॉल एम वी नॉट, स्मॉल एम वी नॉट इट इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, खत्म। क्योंकि वो तो रुक गया ना एक तो बाद में। देखिए सुनो, एक मैं इसको वापस से लिखता हूँ इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियली ये पार्टिकल चल रहा था, रॉड आपकी रेस्ट पर थी,
तो रॉड का 0। बाद में रॉड आपकी चल दी और आपका ये पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। इसका मतलब कैपिटल V जो आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ रही है, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैपिटल V आएगी, है ना, और ये आएगा आपका स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V0। ये आपकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये आके टकराता है तो ये रॉड तो आगे बढ़ेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और पता नहीं कितना आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, है ना। सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, राइट। देखिए ये सेंटर ऑफ मास पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। ये वाला पार्टिकल ज़्यादा तेज आएगा, तो ये पार्टिकल कहीं यहाँ आ जाएगा, है ना, ऐसे चलते चलते आ गया, यहाँ पर आ गया, थोड़ा ऊपर भी, मतलब इधर की तरफ भी खिसक जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, ये आपका सेंटर जो है यहाँ से यहाँ आ गया, और ये आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया। ऐसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि होगा क्या, घटना क्या घटित होगी। घटना ये घटित होगी बेटा कि अगर मैं इसको मिलाऊं, ये होगा, यानी कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, सेंटर। ये जो रॉड है ये ऐसे हो गई। तो देखो मैं नई रॉड बना देता हूँ ब्लैक पेन से, ब्लैक कलर से। तो देखो ये लो जी, नई रॉड बना दी, यानी रॉड की हालत ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास खिसक गया, ये वाला पॉइंट खिसक गया, ये वाला पॉइंट खिसक गया, लेकिन इस रॉड पर एक पॉइंट यहाँ ऐसा जरूर होगा जो रेस्ट पर रहेगा, लेकिन एक ये वाला जो पॉइंट है वो इधर खिसक गया, यानी बी पॉइंट उल्टा खिसक गया। ऐसा ही होता है, आप मार के देख लो रॉड को, चैलेंज है। आप एक रॉड लो और एक बॉल से मार के देखो, करके देखो यार, मजा आता है। आप उस पर निशान लगा देना जमीन पर, जैसे एक जमीन पर आपने रॉड रखी, फिर इधर से बॉल मारी, फिर आप निशान लगा लो दोनों तरफ साइड में कि देखो कौन कितना जाता है, सेंटर कितना खिसकता है और कितना, तो वो ऐसा ही होगा। अच्छा, सवाल ये उठता है, आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर आपको ये कैसे एस्टिमेट हुआ कि ऐसे हुआ, ऐसा ही होगा, ये कैसे एस्टिमेट हुआ, मुझे कैसे एस्टिमेट हुआ? कुछ नहीं, मुझे एस्टिमेट ही नहीं हुआ। मैं तो पता है क्या करता हूँ, सिंपल सा, सबसे पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। हमने कुछ नहीं किया भैया, लीनियर मोमेंटम रख दिया बस। अब लीनियर मोमेंटम रखते ही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी आई। भैया सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी आई तो सेंटर ऑफ मास चलेगा। यहां मैंने सिंपल सोचा है कि भैया सेंटर ऑफ मास जितना भी चले, ये वाला पॉइंट तो जोरदार चलेगा, क्योंकि पिटाई इसी की हुई है। इस बॉल ने इसी को पीटा है, यही आगे बढ़ेगा, है पक्का। तो सोचने का स्टाइल है। अब ये पिटेगा तो आगे बढ़ेगा भैया। ये आपको वहां बढ़ गया, वो उल्टा हो गया, है ना। यस, ये चलिए गेम हो गया। आगे की बात हम करते हैं। इन्होंने कहा है कि आपको जो है ना स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का रेशियो चाहिए। तो यहां पर अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लेता हूं। अच्छा, अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात हम ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कर लेते हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की बात, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो तीनों लोग हमारे अप्लाई होंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये आपका जो है ना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ध्यान दो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बस खत्म। सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर रहे हैं जी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल m v नॉट, इंटू L/2, बाद में आएगा कैपिटल M के बाद में तो आई ओमेगा आएगा जी, बाद में तो आई ओमेगा आएगा, है ना। तो चलिए m v नॉट इंटू L/2 बराबर आई बताओ बेटा, आई बताओ, आई होगा mr² by 2, नहीं ml² by 12,
ml/12 इंटू ओमेगा। आप जरा चेक करिए कितना आएगा, ओमेगा कितना आएगा, जस्ट फाइंड आउट दी ओमेगा। 2 से बेटा ये 6 टाइम्स कट जाएगा, मुझे लग रहा है ओमेगा आपके पास में आ गया। तो देखिए ओमेगा आएगा आपका 6 mv0 अपॉन कैपिटल ml, ये आपका ओमेगा आ गया। देखो जरा, ये आपका ओमेगा आ गया 6 mv0 अपॉन कैपिटल ml, ये आपका ओमेगा आ गया, राइट। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर देंगे। तो मैं कर रहा हूं, देखो ठीक है, चलिए जी। इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। चलिए जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टोटल फाइनल एनर्जी करूंगा मैं। चलिए जी, हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी थी, प्लस आपकी रॉड की कोई एनर्जी नहीं थी पहले, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बाद में क्या होता है, बाद में आपका जो ये स्मॉल m हो गया, इसकी कोई एनर्जी नहीं रही, इन्होंने कहा है कि रेस्ट पर आ गया, प्लस हाफ कैपिटल m v स्क्वायर आएगा भैया, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन है, खत्म। चलिए अब जरा चेक करिए, हाफ m v नॉट स्क्वायर, इसको चुपचाप रहने दो ऐसे कैसे, है ना, बराबर हाफ, वो हम भी काट देंगे हाफ हाफ को, ये तो जीरो हो गया बेटा, है ना, हाफ कैपिटल m कैपिटल v स्क्वायर यहाँ पे रख दो आप इसको, तो मैं लिख दूँ क्या इसको, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर। देखना जरा, हाँ, प्लस हाफ आई बताना बेटा, आई तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है ना, ml स्क्वायर बाई 12। अच्छा, अब ओमेगा भी बताना पड़ेगा जी, ओमेगा वो बैठा। देखो 6 का स्क्वायर तो आजकल 36 होता है, और स्मॉल m अपॉन कैपिटल m का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m का स्क्वायर करना पड़ेगा, और v नॉट का स्क्वायर करना पड़ेगा, और l स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कार्यक्रम करने पड़ेंगे, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब बस हाफ से हाफ उड़ाओ, सबसे पहले हाफ की नमस्ते करो, छुट्टी, फिर आप v नॉट स्क्वायर भी उड़ा दो जी, उड़ गए, सब उड़ गए। अब क्या बचा, उड़ी बाबा रे, एक। अब देखो ये है ना, चलो इसको लिख ही देते हैं एक बार, है ना, इतनी भी कंजूसी किस काम की है। m कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर अपॉन कैपिटल M। देखना जरा, लिखने का तरीका देखना, वहां पर क्या है जी, अरे l स्क्वायर से l स्क्वायर बुढ़ा हो यहाँ तो, हाँ मुझे लग रहा है ये 12 से 36 3 बार में कट भी जाएगा, वाह। तो +3 लिखो जी, और m स्क्वायर अपॉन कैपिटल M लिखो, वाह, ये बात। अब एक m से m उड़ा दो सारे, तो m कट गया, इसका मतलब ये 1 आ गया, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो मेरे को लग रहा है ये 4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M आ गया, है ना, 1 बराबर 1। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आपका आंसर 1 आ गया, फर्स्ट आंसर। चेक करिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए आप। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, अ पॉइंट P ऑन द रॉड इज एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, फाइंड AP। ये बात, एक पॉइंट रेस्ट पर है इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन के जस्ट बाद में एक पॉइंट रेस्ट पर है। तो ये लो जी, देखो आपको हमने बताया था ए कहाँ है डायग्राम, ये रखा डायग्राम, देखो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, और हमने एक पॉइंट को रेस्ट पे बताया था, जो इन्होंने आज पूछ लिया कि भैया ये पॉइंट पकड़ो, ये रेस्ट पर है, कोलिजन के जस्ट बाद में रेस्ट पर है। इस पॉइंट का नाम इन्होंने P रख दिया, इस पॉइंट का नाम इन्होंने P रखा है, इस पॉइंट का नाम तो इन्होंने B रखा है ऊपर वाले पॉइंट का, और नीचे वाले पॉइंट का नाम इन्होंने रखा है A। इन्होंने कहा है A से वहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, P तक की डिस्टेंस, तो ये चाहते हैं AP का आप वैल्यू बताएं। देखो बेटा एक बात सुनो, ये जो है ना C की वेलोसिटी हमको पता है, और हमें ओमेगा पता है, C की वेलोसिटी पता है, ये रखिए C की वेलोसिटी ये हमको पता है ना, और हमें ओमेगा भी पता है,
हमें ओमेगा भी पता है, हमें ये वाला एक्स पता नहीं है। असली बीमारी की जड़ ये है हमारी, पीसी पता नहीं है। वी डोंट नो पीसी, वी डोंट नो पीसी। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम। बाकी हमें सी ए भी पता है, सी से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो L/2 है, मेरे को पक्का पता है। सेंटर से लेके ए की डिस्टेंस L/2 है, वो तो पता ही है। हमें असली चीज ये नहीं पता है, एक्स है ना। तो पीसी बराबर एक्स। अब देखो हमारे आंसर की बात कर लेते हैं हम। आंसर है हमारा एपी बराबर, एपी बराबर आ जाएगा आपका एसी प्लस सीपी, है ना। एपी इन्होंने पूछा है हमसे, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस पूछी है, देखो ओके। तो बेटा एसी जो है ना आपका, ये है L/2 और सीपी आपने एक्स मान लिया। सीपी आपने क्या कर दिया, एक्स मान लिया है आपने। तो हम चलो एक्स निकाल देते हैं। और एक्स निकालने के लिए मैं बड़ा सिंपल सा काम करूंगा, पता है क्या, मेरे को क्या है, सी की वेलोसिटी पता है और ओमेगा पता है, तो मेरा काम तो हो गया। ये देखो कैसे हुआ मेरा काम, मैं बताता हूं। देखो वी सी बराबर ओमेगा एक्स, ओमेगा आर, वी बराबर ओमेगा आर, वी बराबर ओमेगा आर। चलो जी वी सी बताना जरा। वी सी आपका ये है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वी नॉट, ये वी सी है भैया। ओमेगा बताना जरा, 6 अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एम भी है और वी नॉट है और क्या है अपॉन एल है और एक्स है। चलिए जी अब एक्स निकालो जल्दी से। स्मॉल एम से स्मॉल एम काटो, कैपिटल एम से कैपिटल एम काटो, वी नॉट से वी नॉट ही उड़ गया। अरे वाह, एक्स बराबर L/6 आ गया जी, एक्स बराबर L/6 आ चुका है। बस एक्स बराबर L/6 आ गया तो आप एपी निकाल दो। एपी निकालो, एपी निकालो, एपी बराबर L/2 प्लस L/6। L/2 में L/6 जोड़ना जी कितना आता है, देखें L/2 में L/6 जोड़ना कितना आता है, मेरे को लगता है 2/3L आएगा, 2/3L, यस करेक्ट। इसके अगला वाला सवाल भी जबरदस्त सवाल है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं। फॉर्मूला चार्ट के सवाल जिसने कर लिए ना, समझ लो मन लगाएगा, जिसने कर लिए सवाल को अच्छे से पढ़ा है, फॉर्मूला चार्ट के सवाल किए हैं, इसका मतलब चैप्टर उस एक्सटेंट तक पूरा हो गया कि उससे बाहर आपके पेपर नहीं आने वाला है। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट पी एट टाइम दिस। एक टाइम दे दी इन्होंने और पॉइंट पी का लीनियर स्पीड पूछा है। अरे भैया पॉइंट पी को जरा ध्यान से देख लो, पॉइंट पी में स्पीड आएगी भी क्या, मैं बताऊं क्या होगा, ये ओमेगा आ गया है ना। इस ओमेगा के कारण ये घूमता तो रहेगा भैया, एक बार जो घूमना चालू करता है ना जिंदगी भर घूमता है फिर वो जब तक फ्रिक्शन नहीं होता, जब तक फ्रिक्शन नहीं होता ये ओमेगा चालू हो गया घूमना तो घूमेगा ही। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये जो इन्होंने टाइम की एक वैल्यू दे रखी है वहाँ पे थीटा निकाल देता हूँ, है ना। देखो टाइम की वैल्यू दे रखी है तो थीटा बराबर आ जाएगा कि इस टाइम पे कितना आ गया। चलो मैं इसको ओमेगा तो हमारे पास में यहाँ भी रखा हुआ है, मेरे को यहाँ भी दिखाई दे रहा है ओमेगा, है ना, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं निकाल रहा हूँ थीटा, थीटा बराबर होता है बेटा ओमेगा इंटू टी, इतना घूम जाएगा। ओमेगा दे रखा है आपका 6 स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम वी नॉट अपॉन एल, ये आपको ओमेगा दिया हुआ है राइट। और टी आपको अब इन्होंने दिया है कितना, टी की वैल्यू बताना जरा। टी की वैल्यू दे रखी पाई एल अपॉन 3 वी नॉट, ये क्या बात है, पाई एल अपॉन 3 वी नॉट। अच्छा स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू भी तो रख सकते हैं ना, ठीक है रख देंगे अभी रख देते हैं। पाई एल अपॉन 3 वी नॉट, पाई एल अपॉन 3 वी नॉट दे रखा है बेटा। अब देखना आप जरा, ये 3 से तो मैं 6 को काट ही दूँ 2 बार। अब ये 2 स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम को मैं 1/4 लिख रहा हूँ, जो कि हमारा पहले वाले टुकड़े का आंसर है। वी नॉट से वी नॉट काट दे रहा हूँ, एल से एल भी काट दे रहा हूँ, ये पाई जिंदा बच गया बस। मेरे को लग रहा है पाई/2 आ गया, इसका मतलब 90 डिग्री घूम गई है जी रॉड, ये ध्यान रखना, रॉड 90 डिग्री घूम गई है। अच्छा अब 90 डिग्री घूमते ही पता है क्या घटना घटित होगी, 90 डिग्री घूमते ही ये जो है ना ये पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा ऐसे घूमेगा। तो आपका जो है ना ये सीन ऐसा बनेगा कि ये पार्टिकल आपका अपनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन से हिलेगा, अपनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन से हिलेगा। एक्चुअली पता है इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे समझाता हूँ। देखो मैंने आपको
व्हील का कॉम्बिनेशन समझाया था, दो मोशंस का कॉम्बिनेशन। ये आपका एंगल आ गया बेटा π/2, इसको आप याद रखना, यानी कि ठीक 90 डिग्री घूमना है। अब 90 डिग्री घूमना सिखाता हूँ आपको, हाउ टू टर्न 90 डिग्री। मैं एक व्हील बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, एक व्हील बना रहा हूँ, पहिया बना रहा हूँ। देखना, ये मेरा सेंटर है और मैं यहाँ एक पहिया बना दे रहा हूँ। राइट, ये पहिया ऐसा है जिसकी रेडियस r है, इमेजिनरी पहिया है। आपको मैंने जो है ना रोलिंग मोशन पढ़ाते टाइम या रोटेशनल मोशन को और रोलिंग मोशन को पढ़ाते टाइम कंबाइन किया था, ट्रांसलेशन को और रोटेशन को। यहाँ पर एक मोशन है ट्रांसलेशन और एक मोशन हो रही है रोटेशन। तो देखिए ट्रांसलेशन तो आपका फिक्स हो गया, यहाँ पे ट्रांसलेशनल आपका फिक्स हो गया। क्या ट्रांसलेशनल है? आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज v0 अपॉन कितना था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कहाँ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M को आप v0 1/4 लिख दो, 1/4 लिख दो, है ना, हाँ 1/4 लिख दो। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई है v0/4। अरे स्मॉल m अपॉन कैपिटल M को मैंने 1/4 लिख दिया, जो कि लिखना ही है, ये फर्स्ट आंसर था हमारा, राइट। तो इसको 1/4 लिख दिया, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब पता है क्या होता कि इनिशियली ये ऐसे चल रहा था और व्हील जो है ना वो आपके अपर पॉइंट पे, सॉरी एक मिनट जरा, मैं इसको अपर बना रहा हूँ, ये सेंटर ले और ये व्हील मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप ध्यान देना। ये जो रोटेशन है ओमेगा का वो इस तरह का है, देखना आप ओमेगा की डायरेक्शन चेक करो, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यानी ओमेगा ऐसा है ना। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसका ओमेगा इधर है और v इधर है, v तो इधर है सेंटर ऑफ मास का, जो कि v0/4 है। अच्छा ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पे दे रखा है उन्होंने, आया है। अब ये रेस्ट पर कब हो सकता है, सोचो जरा बेटा, ये रेस्ट पर होने का एक ही तरीका है, इसको रेस्ट पर होने का केवल एक ही मेथड है, बताऊं क्या? इसको रेस्ट पर होने का मेथड ये है कि ये भी v0/4 हो। अगर ये अलग अलग होंगे तो रेस्ट पर हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि ये v0/4 है, उसको रेस्ट पर रखना तो वो v0/4 हो। इसका मतलब आपका ये जो x है ये आपका ओमेगा आना चाहिए, हिसाब से आना चाहिए ना यार, हिसाब से। ओमेगा कैसे, ओमेगा की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। तो चलो हम ओमेगा की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा सवाल। क्रॉस चेक कैसे, कि हम कितने कंफर्म करेक्ट हैं, वो करेक्टनेस हमारी आ जाएगी, है ना। इसको जीरो होने के लिए यहाँ पर x ये बराबर ओमेगा आर आना चाहिए। तो देखो v बराबर ओमेगा आर आना चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ v0/4 बराबर ओमेगा इंटू आर। ओमेगा आपका ये रहा, ओमेगा आपका ये रहा, है ना, या ओमेगा आप यहाँ से ले लो, एक ही बात है वो। तो देखिए 6, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M को आप 1/4 लिखिए, v0 को v0 रहने दो और l को l रहने दो, राइट। और x से आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x ही इसका रेडियस है, x ही इसका रेडियस है। v0 से v0 गया, 4 से 4 गया, मेरे को लगता है x बराबर l/6 है। हाँ x बराबर l/6 था प्राचीन काल में, ठीक। इसका मतलब बात ठीक है जी, ठीक है। अब आपको पता है P पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, बताओ। जो P पॉइंट अभी यहाँ है 90 डिग्री जब ये टर्न हो चुका होगा तो P पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब P पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो आपका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो यही रहेगी v0/4 और ये हो जाएगा आपका v0/4, यानी कि दोनों आपके परपेंडिकुलर हो गए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी आपकी, वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट एट द गिवन टाइम, वो आपका आएगा √2 टाइम्स ऑफ v0/4। देखना जरा आंसर है क्या, √2 टाइम्स ऑफ v0/4, चेक करिए, करेक्ट। मेरे को लगता है कि बात अच्छे से समझ में आ गई है। आप डिस्कस कर सकते हो जूम सेशन में, है ना। आप जब जूम सेशन में डिस्कस करते हो तो आप लोग ऐसे बोल दिया करो
कि सर आपने पहले करवाया था, हमने देखा भी, हमने लेक्चर पढ़ा भी, लेकिन आप अभी समझा दो क्योंकि उस समय समझ में कम आया था या नहीं आया था। इस तरह की बातें बोलोगे ना तो मैं क्या है कि उस समय भी समझा दिया करूँगा। मुझे ऐसा फील आना चाहिए कि बच्चे ने प्रयत्न किया, बस मेरे को केवल इतना सा फील करा दो आप, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं आपको सवाल 50 बार बता दूंगा, है ना, लेकिन मुझे ये पता लगना चाहिए कि आपने प्रयत्न किया, ट्राई किए, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपने ट्राई नहीं किया, आप सो रहे हो आराम से और मैं बताता रहूँ, ये फिर मतलब अजीब सी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 33 इज अगेन अ वेरी गुड वंडरफुल क्वेश्चन। आसान भी है, 2 स्टेप के अंदर सवाल सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। देखो, सबसे पहले आपकी ये डिस्क है जिसकी रेडियस r है। फिर यहां पे एक दूसरी डिस्क है जिसकी रेडियस 2r है, बड़ी है जी, बड़ी। ठीक है जी, ये वाली डिस्क घूम रही है ओमेगा स्पीड से और ये रेस्ट पर है, ये घूम नहीं रही है। अब दोनों को आपस में भिड़ा दिया। जैसे ही आप इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे तो भिड़ाने पर इन दोनों डिस्क में इस पॉइंट पर क्या होगा, रबिंग होगी, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कैसे काम करेगा तो देखिए मैं बताता हूं फ्रिक्शन कैसे काम करेगा। बिकॉज दिस डिस्क इज रनिंग विथ स्पीड ओमेगा, तो इस डिस्क पर फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, इस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में, राइट। अलग अलग डिस्क पर फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का काम होगा इस डिस्क की मोशन को स्लो करना और इस डिस्क की मोशन को बढ़ाना। ये डिस्क, इस फ्रिक्शन का काम होगा। फ्रिक्शन यही काम करता है और हमारी जिंदगी में बड़ी काम की चीज़ है फ्रिक्शन, इसलिए काम की चीज़ है ना। हाँ, और वो क्या करेगा, ऐसा चला देगा कि बाद में स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर दोनों डिस्क बराबर बराबर स्टाइल से चलेंगी। तो अब देखिए बराबर बराबर स्टाइल से चलने की कंडीशन क्या है। बराबर बराबर स्टाइल से चलने की कंडीशन है कि इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी बराबर आ जाए, तो बराबर बराबर चलेंगे। हाँ, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जब बराबर हो गई तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड खत्म हो गई, और रिलेटिव स्पीड खत्म हो गई तो फिर फ्रिक्शन, फिर आपका वो जो है ना प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। अभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक, चलिए तो मैं बताता हूँ फाइनली क्या होना चाहिए। फाइनली V1 बराबर V2 होना चाहिए। ये फाइनल कंडीशन है साहब, ये कंडीशन फाइनल है। V1 बराबर V2 होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, पक्का। चलिए तो V1 बराबर V2, तो फाइनली ω1r इट इज शुड बी इक्वल टू ω2 इंटू 2r। देखिए उसका रेडियस 2r है, ये आपकी फाइनल कंडीशन है। ये सेटिस्फैक्शन आना ही आना है लास्ट तक जाकर के, ओके। क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी जब तक बराबर नहीं होंगी ना तब तक ये फ्रिक्शन काइनेटिक ही बना रहेगा। ये कह रहे हैं कि आफ्टर द लॉन्ग टाइम क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी, हम निकाल देते हैं, ω2 भी निकाल देते हैं, ω1 भी निकाल देते हैं, दोनों निकाल देते हैं, राइट। तो मैं निकाल दे रहा हूँ। एक बात बड़ी क्लियर हो रही है यहाँ पे कि ω1 बराबर जो है ना ट्वाइस ऑफ ω2 होगा, r कट गया, ये फाइनली होगा ही होगा, ओके। चलिए अब मैं जरा इसका दोनों साइड से वो निकाल रहा हूँ, टॉर्क निकाल रहा हूँ, इसके ऊपर टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क। देखो मैं टॉर्क 1 निकाल रहा हूँ, टॉर्क 1 आएगा बेटा R/Fr। टॉर्क 2 निकाल रहा हूँ, टॉर्क 2 आएगा बेटा 2R/Fr। फ्रिक्शन फोर्स तो बराबर ही होंगे दोनों, टॉर्क आप क्या अलग लगाएंगे, राइट। इसका मैं जो है ना I α लिख रहा हूँ, लिख दूँ I α। इसको क्या लिखूंगा, इसको भी I α लिखूंगा, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है शायद, है ना। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है, तो इसको 2I α लिखो। इसमें क्या बात है साहब, ये α1 है, ये α2 है, ओके। चलिए α1 बताइए। α1 है आपका R/Fr/I, ओके। α2 कितना है, वो तो वही आ जाएगा फिर तो R/Fr/I, यानी α1 और α2 बराबर है।
दोनों के लिए एंगुलर वो जो है ना एक्सीलरेशन वो बराबर है। एक के लिए रिटार्डेशन होगी, एक के लिए एक्सीलरेशन होगी। ये खास बात है, ये खास बात। चलिए ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 आ गया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पता है क्या करूँगा मैं ओमेगा 1 को लिखूंगा कि इनिशियल ओमेगा था, ओमेगा माइनस एल्फा टी, माइनस एल्फा टी। एल्फा तो बराबर है दोनों के, मैं क्या करूँ, बराबर आ गया, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। अब इन्होंने ऐसा कहा तो कह दिया, अपन मान लेते हैं बराबर है भाई, बराबर है। अच्छा, ट्वाइस ओमेगा 2। अब देखो ओमेगा 2, इसको मैंने लिखा ओमेगा माइनस एल्फा टी, वाई माइनस बिकॉज रिटार्डेशन। इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, जीरो था इनिशियल ओमेगा जीरो था, बाद में एल्फा टी आ जाएगा। ठीक है जी, चलो तो अपन जरा ओमेगा 2 करो, वो ओमेगा माइनस एल्फा टी बराबर 2 एल्फा टी, चेक करो जरा, चेक करो। तो आपका एल्फा टी बराबर आ गया ओमेगा अपॉन 3, ओमेगा अपॉन 3। ये एल्फा टी की वैल्यू आ गई है। बस आप ओमेगा 2 निकाल लीजिए। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों आ गए आपके पास। एल्फा टी आपके पास ओमेगा बाई 3 आ गया, एल्फा टी आपके पास ओमेगा बाई 3 आ गया। हमारा कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। बहुत ही सिंपल बातें करते हैं अपन, कभी डिफिकल्ट बात करते ही नहीं है। अब देखो ओमेगा 2 आपका दूसरी वाली डिस्क का चाहिए, दूसरी वाली डिस्क स्टार्ट में रेस्ट पर थी। एल्फा टी की वैल्यू कितनी है, एल्फा टी की वैल्यू ओमेगा अपॉन 3 है। देखना जरा आंसर ओमेगा 2 का ओमेगा अपॉन 3 आ गया क्या, आ गया साहब, आ गया होगा पक्का। चलिए ये आपका आंसर आ गया, देखो कितना बढ़िया सवाल था, है ना। और जो छोटी वाली डिस्क है ओमेगा 1, उसमें क्या होगा, उसमें ओमेगा माइनस एल्फा टी होगा। तो ओमेगा आपका कितना आ गया, ओमेगा माइनस एल्फा टी आपका ओमेगा अपॉन 3 है, तो दैट विल बी 2 ओमेगा अपॉन 3, 2/3 ओमेगा। ये आपका ओमेगा 1 आया है, वो आपका ओमेगा 2 था। ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया था, ये सवाल ने नहीं पूछा था, ये मैंने बता दिया है ना। अच्छा, अब आप देखो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल हो रही है। ओमेगा 1 जो है ना ओमेगा 2 का डबल है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डबल है। चलिए इसी के साथ हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर के डाउट्स भी। अब हमारा अगला जो लेक्चर आने वाला है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर आएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं उसको। तो नेक्स्ट लेक्चर विल कम ऑन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट, सॉलिड्स पर आएगा, करेक्ट। नमस्ते।